अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करेंगे और सारी डिस्कशन इसी चैप्टर पे होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी डिफिनीशन आप क्लास 10 में भी कर चुके हैं, पूरा चैप्टर आप कर चुके हैं, लेकिन डिटेल से नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेज है रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। ठीक, तो इस स्टेज को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे या आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। आपका जो सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस, उसमें हम सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन में ये कहते हैं कि रिएक्टेंट जिस रेट से रिएक्ट करता है, रेट एट विच अ रिएक्टेंट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली related to its active mass। एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन। यानी जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा किसी रिएक्टेंट का, उतना उसका रेट ज़्यादा होगा। उसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो पार्टिकल में कोलिजन ज़्यादा होंगी, कोलिजन ज़्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसको रेट कहते हैं, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक डिफिनीशन ये है। दूसरी डिफिनीशन ये भी हो सकती है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोफिशिएंट कहाँ पे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पावर कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट ए जो है उसके ए मोल्स रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट बी के बी मोल्स के साथ। स्मॉल जो लेटर्स है ये मोल शो करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है। सी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी आर प्रोड्यूस्ड, ठीक। आप इसके बारे में जानते हैं, 10th में भी आपने क्या हुआ है। तो इसकी केसी क्या है? केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करते हैं। सी प्रोडक्ट है, इसका पावर देखिए यहाँ पे हमने क्या हुआ है, रेज टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। प्रोडक्ट डी भी है, उसका पावर भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाएंगे। आप 10th में डिटेल से कर चुके हैं और आपकी बड़ी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और हर बच्चे को ये आता है। रेज टू द पावर कोएफिशिएंट। दिस केस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, अब इसके यूनिट्स हम करेंगे। ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। ये बड़ा इजी टॉपिक है। 10th में सबसे इजी टॉपिक यही हुआ करता था। यूनिट्स कैसे आप मालूम करेंगे? सपोज ये रिएक्शन है H2 + O2 H2O। ये बैलेंस करें, इधर 2 लगाएं, इधर 2 लगाएं, बैलेंस हो गया। अब इसकी कैसी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट आपके पास वाटर है, उसका पावर कोफिशिएंट क्या होगा? उसका जो पावर यहाँ पे लगाएंगे वो यहाँ कोफिशिएंट होगा बैलेंस इक्वेशन का, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। H2 रिएक्टेंट है, पावर उसका क्या बनेगा यहाँ? कोफिशिएंट 2। ऑक्सीजन पावर क्या होगा? कोफिशिएंट। यहाँ पे 1 है तो इसलिए इधर भी 1 लगाया, कोई ज़रूरत नहीं है 1 की। तो इस तरह ये केसी हो गया। अब इसके यूनिट्स क्या है? जो कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो कुछ है इसको हम मोल पर DM³ में
शो करेंगे पर डीएम क्यूब। पावर 2 है तो वो भी साथ लगाएंगे, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब, पावर 2 है 2 लगाएंगे, मोल पर डीएम क्यूब, पावर 1 है तो 1। ऊपर पावर 2 है, जिस तरह बेसिक अलजेब्रा है, नीचे पावर क्या है 2 और 1 3 है, तो ऊपर 2 है नीचे 3 है, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये सारा सिर्फ नीचे मोल पर डीएम क्यूब रह गया आपका। तो इसका यूनिट बन जाएगा मोल 1 बाई मोल पर डीएम क्यूब, ये इसका यूनिट है। ये बहुत इजी प्रैक्टिस से बच्चे आप कर सकते हैं, आपने 10th में भी बड़ा डिटेल से किया हुआ है। ये पहला चैप्टर है, हर बच्चे को ये हम कराते हैं और ये हर बच्चे को आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट्स के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट यूनिट्स में। देखिए अब हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की यूनिट में करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो केपी बन जाएगा, पी फॉर पार्शियल प्रेशर। ये हम किस में करते हैं, जब गैसियस स्टेट में हो सब्सटेंसेस, ठीक है, तो हम उसके लिए केपी लिखते हैं। अब केपी और केसी का रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन ये है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी, आर is general gas constant, raised to the power delta n. What is delta n? Delta n is difference in moles of product minus moles of reactant. ये डेल्टा n के बराबर है। अब सपोज आपके पास इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है। इनमें अब क्या है, मोल इस तरफ कितने हैं, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 2 मोल इधर हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 मोल प्रोडक्ट साइड पे। तो इनका डिफरेंस क्या है, इनके लिए डेल्टा n वैल्यू जो है दैट इज डेल्टा n वैल्यू 0। तो अगर ये 0 है, यहाँ पुट करे डेल्टा n वैल्यू 0 पुट करे तो क्या होगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू द पावर 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू 1, यानी के पी इज इक्वल टू के सी। तो के पी के सी कब बराबर होते हैं, उस सूरत में बराबर होते हैं जब आपको गिवन इक्वेशन जो है उसके मोल लेफ्ट रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे बराबर हो। अगर बराबर ना हो तो फिर ये दो बराबर, ये के पी और के सी बराबर नहीं हो सकते। ये इस इक्वेशन से आपको पता चलता है, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, के पी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स। Kp is equal to Kn, pressure by number of molecules raised to the power delta n। ये Kp और Kn का रिलेशन है, यहाँ पे Kp और Kc का रिलेशन था, यहाँ पे अब Kp और Kn का रिलेशन। व्हाट इज Kn? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल्स लेंगे, ठीक है। सपोज ये इक्वेशन देखिए, केपी में आप प्रेशर में लेंगे चीज़ें, ठीक है ना। सपोज ये इक्वेशन है, मैं सारों पे अप्लाई कर रहा हूँ, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म रिवर्सिबली फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। इसकी कैसी वैल्यू ये है, आपको पता है, डी रेज़ टू पावर डी। ये मोलर कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, ए रेज़ टू द पावर ए बी रेज़ टू द पावर बी। के पी क्या होगी, अब यहाँ पे आपने मोलर कंसंट्रेशन लिया है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आप प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ सी रेज़ टू द पावर स्मॉल सी इंटू प्रेशर ऑफ डी
raised to the power coefficient divided by pressure of A raised to the power A, pressure of B raised to the power B. ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखेंगे तो के एन लगाएंगे। अब इसमें क्या है, पी की जगह पे एन लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए रेज़ टू द पावर ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रेज़ टू द पावर बी। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन को हम एस एक्स से शो करते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको मैंने सोल्यूशन में भी समझाया था, बताया था, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी है, सर ने आपको कराया होगा। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू किसी मिक्सचर में, सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन से मुराद है किसी कंपोनेंट के, मोल फ्रैक्शन से मुराद है उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय सारे कंपोनेंट्स के मोल्स, जितने कंपोनेंट मिक्सर में मौजूद है। सपोज एक मिक्सर, एक सोल्यूशन है, उसमें 3 कंपोनेंट है ए बी सी। अब ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा एक्स ए, हम एक्स से शो करते हैं, तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी। आप आगे भी पढ़ेंगे, देखेंगे। अब आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को x की टर्म में लिखेंगे, x सी रेज़ टू द पावर c, x d रेज़ टू द पावर d, x a रेज़ टू द पावर a, x b रेज़ टू द पावर b। यानी सिर्फ आप x इधर लगाएंगे, इधर n लगाएंगे, इधर p लगाएंगे, जबकि kc में जो है ना हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जो कि मोलर कंसंट्रेशंस को शो कर रहा है। बाकी वही चीज़ें हैं। अब kp का रिलेशन क्या है, केसी के साथ ये रिलेशन था, इस इक्वेशन में आपने किया, के एन के साथ ये रिलेशन है। अब के पी का मैं रिलेशन बताता हूँ के एक्स के साथ, यानी मोल फ्रैक्शन के साथ, पी रेज़ टू द पावर डेल्टा एन, पी प्रेशर। ये आपको ऐसे याद होने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कभी कभार एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ठीक। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स का मतलब है, इसके 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है या स्टेट या फॉर्म है वो क्या होता है, वो एक जैसा होता है, ठीक। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इसको बैलेंस करें ऐसे। अब हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, तो सारों का फिजिकल स्टेट सेम है, सारे गैसेस हैं, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सेम स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस में डिफरेंट है, बड़ा मशहूर एग्जांपल है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं CaO + CO2 बनता है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। देखिए डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो दे आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं हेट्रोजीनियस। बड़ा वेल नोन एग्जांपल है H2 + O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, तो ये भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है। ये जस्ट डिफिनीशन और एग्जांपल। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ केसी। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन, इट टेल्स अस, ये आपने 10th में पढ़ा है, यहाँ तक आपने सिर्फ मेंशन हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक।
यहाँ पे हम Kc को एक और कांस्टेंट है जिसको कहते हैं Qc, उसके साथ कंपेयर करते हैं। व्हाट इज Qc? रिएक्शन कोशेंट। ये क्या है? देखिए, एक इक्वेशन है, हम उसे उस पर अप्लाई करते हैं। यही इक्वेशन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B। ये मैट्रिक्स से आप करते आ रहे हैं ना, फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। QC क्या है? ये बिल्कुल सेम Kc की तरह प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्शन कंसंट्रेशन के बराबर है। Kc भी इसी तरह है, CdAb, एग्जैक्ट इस तरह है। तो फर्क क्या हुआ? ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है। ये इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। जबकि Kc को भी हम इस तरह शो करते हैं। Kc में जो ये कंसंट्रेशन होते हैं वो उस वक्त कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका हो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम से या पहले है या बाद में। तो अब Qc को हम Kc के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। नंबर 1, इफ Qc इज ग्रेटर देन Kc, तो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। इफ Qc इज लेसर देन Kc, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। और अगर बराबर हैं, Qc एंड Kc बराबर है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है इक्वेशन, न आगे जाएगा न पीछे जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखें। Qc ज़्यादा है तो जो कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब अब उसको वापस आना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। तो रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। अगर Qc कम है Kc से, तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा, अभी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम है। रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इतनी हो जाए जो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। और अगर दोनों बराबर है फिर तो एक ही चीज़ है, फिर तो इक्विलिब्रियम पे है ना रिएक्शन फॉरवर्ड, ना रिवर्स। अच्छा, सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है लिमिट, डिग्री ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितना आगे, कितना कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट रिएक्शन कोई नहीं होता, देयर इज नो रिएक्शन विच इज कंप्लीट। ठीक है, तो कितना मतलब कंप्लीशन के करीब है। तो 3 सूरतें हैं। वेरी हाई Kc वैल्यू, अगर Kc वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मतलब रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीशन के करीब है। ठीक है। बी, वेरी लो Kc, अगर Kc बहुत कम है, Kc क्या है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। Kc अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब नियर टू कंप्लीशन है। ठीक, वेरी लो Kc का मतलब है कि प्रोडक्ट कम है ना, तो ये अवे फ्रॉम कंप्लीशन है, ये कंप्लीशन से दूर है। सी ऑप्शन क्या है? मॉडरेट Kc वैल्यू, नीदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। ठीक है, तो इट इज़ एट मॉडरेट पोजीशन, यानी ये रिएक्शन कंप्लीशन के करीब भी नहीं है और कंप्लीशन से बहुत दूर भी नहीं है, बिल्कुल दरमियान वाली पोजीशन पे है, बिल्कुल दरमियानी पोजीशन पे है। नीदर नियर टू कंप्लीशन नॉर अवे फ्रॉम कंप्लीशन। अब एक प्रिंसिपल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। यह आपने 10th में भी पढ़ा है। इफ
इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, या मतलब है कि अगर कोई सिस्टम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, आप उसमें कोई चेंज लाते हो, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो इसको कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। द सिस्टम, तो जो रिएक्शन होगा, सिस्टम से मुराद रिएक्शन है, विल रिस्टोर इट, इक्विलिब्रियम को बहाल करेगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये सिस्टम की टेंडेंसी है कि आप उसको इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्टर्ब करें, आप उसमें कोई चेंज लाएं तो सिस्टम बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेगा। यानी आप जब चेंज लाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम को, तो सिस्टम उस चेंज को अपोज करता है, यानी वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देता। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम को दोबारा वो बहाल करेगा। नेक्स्ट इज अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, नंबर 1 कंसंट्रेशन। आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो फिर रिस्टोर हो जाता है, जाहिर बात है। केसी कांस्टेंट होती है। एड रिएक्टेंट और रिमूव प्रोडक्ट तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी इसका अपोजिट होगा। अगर आप ये अपोजिट काम करेंगे, यानी रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की बजाय रिवर्स रिएक्शन होगा। याद रखो, केसी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आप बेशक जो भी करेंगे, रिएक्टेंट डालेंगे, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, या रिएक्टेंट रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्स तो जाएगा, लेकिन केसी को कुछ नहीं होता। केसी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट कैसा होता है, कब होता है, उसके लिए 2 कंडीशन है। गैसियस मिक्सचर होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर न हो, और सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस हो, फिर ये होगा। यानी H2 + O2 H2O, ये गैस है, ये लिक्विड है। अब इस तरह का रिएक्शन इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर बढ़ाए कम करे, इस तरह के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इस तरह करेंगे N2 + 3H2 2NH3, गैस है। अच्छा, एक और रिएक्शन, सपोज H2 + Cl2 2HCl, अगर ये गैसियस स्टेट में है सारे, ठीक है, इधर तो ये लिक्विड स्टेट में था, इसलिए प्रेशर का इस रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे। ये सारे गैसेज हैं, लेकिन दोनों तरफ मोल बराबर है, एक मोल ये है, एक ये है, 2 ये है, यानी इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी 2 मोल्स है, राइट साइड पे भी 2 है, तो दोनों तरफ बराबर मोल्स हैं, तो इस तरह का रिएक्शन भी इफेक्ट नहीं होता प्रेशर से, क्योंकि मोल डिफरेंट होने चाहिए, इसमें मोल सेम है। अब ये अमोनिया वाला रिएक्शन है, एक तो सारे गैसेज हैं, दूसरी बात इस तरफ मोल कितने हैं, 3 + 1 4 मोल्स हैं, और इस तरफ 2 मोल्स हैं, तो डिफरेंट मोल्स हैं। यस, इस तरह के रिएक्शंस प्रेशर से मुतासिर होते हैं। प्रेशर का क्या असर होगा, प्रेशर का असर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से, इस तरह के रिएक्शंस पे प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ मोल्स कम हैं। तो मैं इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ाता हूं तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि इस तरफ मोल्स 2 हैं और इस तरफ मोल्स 3 + 1, ये 1 है ना, 4 है, 4 2, तो मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा।
ये पॉइंट ध्यान में रखिए। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन मूव्स प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज लेसर एंड वाइस वर्सा। अगर प्रेशर मैं कम करूँगा फिर इस तरफ जाएगा, प्रेशर बढ़ाऊँगा तो उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल्स कम हैं। ये वीडियो आप इसको याद रख सकते हैं, ये बार बार रिपीट भी कर सकते हैं आप इसको। कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखवाने की प्रेशर का। टेम्परेचर सबसे अच्छा, केसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैं फिर बता रहा हूँ, केसी कांस्टेंट होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेशर से भी और कंसंट्रेशन से केसी इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर ये एक जुमला काफ़ी है। हीटिंग फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दो किस्म के हैं, एक वो रिएक्शन है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक है। दूसरे वो जो एक्सोथर्मिक है। तो हीटिंग जब एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है तो कूलिंग फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। केसी इज इफेक्टेड। टेम्परेचर वाहिद फैक्टर है जो केसी को इफेक्ट करता है और यूजुअली इंक्रीज करता है, लेकिन याद रखो इट इज़ इफेक्टेड, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा और अगर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक। किस तरह? N2 + 3H2 2NH3। याद रखो डेल्टा H इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एक्सो, अगर पॉजिटिव होगा एंडो है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सो। तो इसका मतलब रिवर्स में ऑटोमेटिकली एंडो होगा। जब फॉरवर्ड में एक्सो है तो रिवर्स में एक्सो नहीं हो सकता, एंडो होगा। अगर फॉरवर्ड में एंडो होता, इधर प्लस होता तो एंडो होता, तो रिवर्स में ऑटोमेटिकली एक्सो होता। अब ये रिवर्स में एंडो है। बुक में सिर्फ एक तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिया होता है कि एंडो है या एक्सो है। रिवर्स आपको खुद पता होना चाहिए, रिवर्स इज पॉजिटिव, एंडो। ठीक, मैंने बोला कि हीटिंग से एंडो रिएक्शन फेवर होते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन जाएगा, बिकॉज रिवर्स में एंडोथर्मिक है। अमोनिया कम होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जो है ना फेवर होगा। अगर आप कूल करेंगे इस मिक्सचर को तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। ठीक, सो दिस इज टेम्परेचर इफेक्ट। अब बच्चे सबसे बड़ा काम जो हुआ ना, ये इन फैक्टर्स का जो असर था वो था अमोनिया का हैबर प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। हैबर को नोबेल प्राइज़ मिला इस पे। उसने अमोनिया की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। देखिए अमोनिया N2 3H2 गिव्स अमोनिया 2NH3। पहले आपने 10th में भी पढ़ा है 33% नॉर्मल कंडीशन पे अमोनिया बनता था। फिट्स हैबर ने ऐसे कंडीशंस बनाए कि अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब कैसे बढ़ा दी? फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव। उसको इन फैक्टर्स का पता चला कि भाई अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन ले जाना चाहूँ, यानी मैं अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूँ। आजकल दुनिया में जो खुराक की वाफिर मकदार मिलती है, पहले कहत होता था, स्टारवेशंस होती थी और लोगों को खुराक नहीं मिलता था। अब खुराक बहुत ज़्यादा मिलती है दुनिया में माशाल्लाह। तो इसी वजह से यूरिया और यूरिया में अमोनिया यूज़ होता है, तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी गई। उसने कहा चले मैंने अमोनिया बढ़ाना है। तो ये देखे ये गैसियस स्टेट में सारे। उसने कहा अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 3 और 1 4 मोल है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है, तो उसने कहा मुझे प्रेशर बढ़ाना चाहिए। तो उसने 200 to 300 प्रेशर बढ़ा दिया, यानी 180 एम पे या रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्शन 33% थी। उसने 180 एम के बजाय 200 to 300 ATM कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो वाकई अमोनिया बढ़ गया। अब अमोनिया फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसने कहा मैं इसको कूल करूँगा। पहले उसने टेम्परेचर बढ़ा दी। उसने सोचा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की कोलिजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और ज़्यादा अमोनिया बनेगा। उसने 1000 कर लिया। फिर उसने कहा नहीं, ये 450 तकरीबन ऑलमोस्ट, ये टेम्परेचर अगर हम कर लेते तो अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी।
फिर बात यह है कि ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा कि इसको कूल करें, तो क्वेश्चन उससे ये किया गया कि भाई आप इसको मज़ीद कूल करते, आप इसको माइनस में ले जाते ना, -450 कर लेते ना। तो उसने जवाब ये दिया कि फिर ठंडा करने से रिएक्टेंट्स की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो स्लो हो जाएगा। क्यों? यानी टेम्परेचर कम करने से अगर हम माइनस में ले जाएं तो अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो होगा कि उस पर महीने लगेंगे, साल लगेंगे। तो जल्दी चाहिए था कि इंडस्ट्री का जो ओनर होता है वो यही चाहता है कि प्रोडक्शन तेज़ हो। तो ये टेम्परेचर कंप्रोमाइज टेम्परेचर है। उसने 1000 भी नहीं रखा, उसने -450 भी नहीं रखा, उसने कहा ये वो टेम्परेचर है जिस पे रेट भी सही रहता है, मुनासिब रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड, और यील्ड भी सही रहती है। अच्छा, फिर ये पूछा गया कि प्रेशर मज़ीद बढ़ा देते, इससे भी प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया ज़्यादा बनता। फिर उसने कहा नहीं, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा है। एक इंडस्ट्री का मालिक ये नहीं चाहता कि अमोनिया की जो प्राइस है या अमोनिया का एडवांस मुझे बेनिफिट प्रॉफिट कम हो। ठीक, प्रेशर 300 से आगे बढ़ाने से एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे थे। अमोनिया प्रोडक्शन का इतना प्रॉफिट नहीं था जितना इसके एक्सपेंसेस आ रहे थे, तो ये प्रेशर भी कंप्रोमाइज़ प्रेशर है। फिर उसने आयरन कैटलिस्ट यूज़ किया कि यार रिएक्शन को मैं मज़ीद बढ़ा दूँ रेट को। आयरन कैटलिस्ट वाज यूज्ड, उसने रेट और बढ़ा दिया। फिर 98% हो गया, 98% यील्ड हो गया। उन्होंने कहा मैं 2% भी करूं तो ये पता है कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ एमोनिया, यानी 98% तो एमोनिया बना, 2% अभी भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन रहते हैं। उसने सोचा मैं इस 2% को कैसे करूं, तो उसने कहा एमोनिया मैं कंटिन्यूअसली हटाऊं ना तो फिर मज़ीद रिएक्टेंट मिलेंगे आपस में, एमोनिया बनाएंगे, एमोनिया को मज़ीद हटा दूं तो यानी रिमूव करूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मज़ीद नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे। इस तरह आप कंटिन्यूअस रिमूवल कर करके सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह कंटिन्यूअस रिमूवल के नतीजे में 100% यील्ड एमोनिया बन जाएगा। यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन सारे कन्वर्ट हो गए एमोनिया की प्रोडक्शन में। उसको इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला। फ्रिट्ज हेबर वाज अ जर्मन केमिस्ट, ही गॉट नोबेल प्राइज बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस एमोनिया ना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बच्चे? ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है सब्सटेंसेस का, खासतौर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है